हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना, श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व और विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना के बारे में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि स्थापना की हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। शॉर्ट फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की RBI। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत, और 1 जनवरी 1949 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI के कार्य क्या हैं? देखिए, देश में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका नियमन और नियंत्रण करना, उसके लिए नीति निर्धारित करना, साथ ही देश में जो नोटों के निर्गमन की व्यवस्था है वो भी RBI करता है, साख का नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करना, देश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना आदि सभी RBI के मुख्य कार्य हैं। तो देश की बैंकिंग व्यवस्था का ये शीर्षस्थ संस्था है, शीर्ष पर स्थापित है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम बोलते हैं IDBI। देखिए, IDBI देश में जो उद्योगों को वित्त प्रदान करना था दीर्घकाल के लिए, तो दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था के लिए उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में RBI की एक सहयोगी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1976 में 1976 में इसको RBI से अलग कर दिया गया और अब इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका मुख्य कार्य है उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना और पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। ये सारे कार्य भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के हैं। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SIDBI, SIDBI, SIDBI। ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चंस में बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। SIDBI की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, IDBI की या RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये चीज़ें आप इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में मैं आपको बता रही थी। SIDBI, इसका मुख्य कार्य है लघु उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। इसकी स्थापना की गई थी 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मुख्य कार्य है लघु उद्योगों की स्थापना करना, उन्हें वित्त पोषण और विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में वित्त उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार से लघु उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। साथ ही जितने भी लघु उद्योगों के लिए कार्य करने हैं, अर्थात लघु उद्योगों को वित्तीय जितनी भी सुविधाएं प्रदान करनी है वो सारी इसके कार्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, NABARD। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र में कृषि के पुनर्वित्त के लिए, ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना।
तो इस प्रकार से यह बैंक कृषि और गैर कृषि गतिविधियों, जिसमें हथकरघा और दस्तकारी आदि सम्मिलित है, इन सभी के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन साख की व्यवस्था करने का कार्य करता है। तो कृषि क्षेत्र में या कृषि को साख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कार्यरत जो संस्था है देश में, वो है नाबार्ड। यदि कभी आती है कि कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुविधाएं या साख प्रदान करने के लिए देश की मुख्य संस्था का आप नाम बताइए, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर होगा नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, देश में निर्यात आयात को बढ़ावा देने के लिए जो दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। इसकी शॉर्ट फॉर्म है EXIM, EXIM। जहां तक इसकी स्थापना की बात है तो इसकी स्थापना भी कब की गई थी? जनवरी 1982 में। देखिए, कंफ्यूज मत होना आप। नाबार्ड की जहां तक स्थापना की बात है, नाबार्ड और EXIM की स्थापना, दोनों की ही स्थापना 1982 में की गई, लेकिन नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, और वहीं पर भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई है जनवरी 1982 में। तो ये आयातों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की सुविधाएं प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से यह बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देश में उच्च स्तरीय संस्था के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1988 में, जुलाई 1988 में, और यह बैंक देश में गृह निर्माण के लिए संसाधन प्रदान करता है, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से जो गृह निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मुख्य रूप से जो कार्यरत बैंक हैं, इनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व कौन से हैं, अर्थात एक देश में जो बैंकिंग प्रणाली है उसके लिए मुख्य तत्व कौन कौन से हैं जब वो अच्छे से कार्य कर पाए। मेन फीचर्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। पहला पॉइंट देखिए, बैंकिंग प्रणाली का देश की परिस्थितियों के अनुकूल होना। बैंकिंग सिस्टम इन कंपाइलेशन विथ कंट्रीज कंडीशंस, यानी कि बैंकिंग प्रणाली ऐसी हो जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। प्रत्येक देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती है, और इन परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए। यदि देश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है, तो बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि कृषि को प्राथमिकता दे, कृषि क्षेत्रों में प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराए। यदि बैंकिंग देश की आर्थिक व्यवस्था और उद्योग प्रधान है तो उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराए, या देश की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण क्षेत्र में समन्वय स्थापित कर प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे, यानी कि उनमें समन्वय स्थापित करके उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली वही है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने में सक्षम हो। इस प्रकार से एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का होना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग प्रणाली देखिए, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य है विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति को समय पर कराना। तो इस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होनी आवश्यक है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था कर सके। जैसे कि हमने अभी अभी देखा, उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्त के लिए IDBI की स्थापना की गई है, लघु वित्त के लिए लघु सिडबी की स्थापना की गई है, गृह क्षेत्र गृह निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है, कृषि के लिए अलग संस्था कार्य कर रही है नाबार्ड, विदेशी ऋणों के लिए अलग संस्था स्थापित की गई है विदेशी बैंक। तो इस प्रकार से एक बैंकिंग प्रणाली श्रेष्ठ तभी हो सकती है जब उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हों जो उन सभी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताएं समय पर पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार की वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं का होना आवश्यक है।
नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में समन्वय होना। देखिए, ये तो हमने कह दिया कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होना आवश्यक है, सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग संस्थाएं हों, लेकिन ये भी आवश्यक है कि उन सभी संस्थाओं में आपस में समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन हो। जब तक इन संस्थाओं में समन्वय नहीं होगा तब तक ये कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगी। इसीलिए इनमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ना हो, बल्कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर इनमें आवश्यक समन्वय रहे। तो इस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली में आपस में समन्वय होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, यथेष्ट मात्रा में वित्तीय साधनों के एकत्र करने में सक्षम होना। तो इस प्रकार से वित्तीय बैंकिंग संस्थाएं इस प्रकार की हो, बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार की हो जो देश की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक मात्रा में वित्तीय साधनों को एकत्रित कर पाए। जहाँ तक विकासशील देशों की बात करें, विकासशील देशों में लोगों की आय कम होती है। चूँकि उनकी आय कम होती है, बचतें कम होती है, यह बचतें अनुपयोगी अनुत्पादक कार्यों में लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो इन अनुत्पादक क्षेत्रों से बचतों को निकालकर उत्पादक क्षेत्रों की तरफ गतिशील करे। तो इस प्रकार से यदि बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित की जाएगी, तो आवश्यक मात्रा में वित्तीय साधन एकत्रित करने में ये सक्षम हो सकती है। तो इस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली तभी श्रेष्ठ हो सकती है जब वो आवश्यक मात्रा में वित्तीय संसाधन एकत्रित करने में सक्षम हो। नेक्स्ट देखिए, जन विश्वास। बैंकिंग प्रणाली तभी श्रेष्ठ हो सकती है जब उसमें जनता का भी विश्वास हो। जब तक जन विश्वास नहीं है तब तक बैंकिंग प्रणाली ना तो सफल हो सकती है और ना ही वो श्रेष्ठ कही जा सकती है। एक बैंकिंग प्रणाली तभी श्रेष्ठ होगी जब जनता उसमें अपनी पैसा, अपनी बचतें जमा कराने के लिए तैयार हो, जमा कराना चाहती हो। तो इसलिए जनता का पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। और जनता का विश्वास कब होगा? जबकि बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ होगी आर्थिक दृष्टि से और उसका संचालन कुशलतापूर्वक होगा। देखिए, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है देश में, वो है बैंकिंग संस्थाओं का अच्छे से कार्य नहीं कर पाना। बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग संस्थाओं में NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि डूबत ऋण का बढ़ जाना। लगातार आप देख रहे हैं कि इस समस्या से बैंकिंग संस्थाएं जूझ रही है। और आप ये भी देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बैंकिंग संस्थाएं जनता को समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है। यदि इस प्रकार का सिस्टम डेवलप हो जाता है तो जन विश्वास समाप्त हो जाता है बैंकिंग प्रणाली से। इसीलिए श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली वही है जिसमें जनता का विश्वास बना रहे। तो जन विश्वास होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास। देखिए, बैंकिंग प्रणाली तभी श्रेष्ठ कही जा सकती है जब उसका संतुलित विकास हो, अर्थात पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएं बैंक शाखाएं। ये नहीं है कि सिर्फ जो डेवलप्ड एरिया हैं उनमें तो आपने बहुत सारी शाखाएं स्थापित कर दी, सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें सुविधाएं नहीं हैं, बैंकिंग शाखाएं नहीं हैं, ATM स्थापित नहीं है या अन्य प्रकार की सुविधाएं बैंक नहीं दे पा रही है। तो ऐसी बैंकिंग प्रणाली को हम श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली नहीं कह सकते। इसीलिए बैंकिंग सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में संतुलित विकास होना आवश्यक है। विकसित क्षेत्रों के साथ साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, तभी वो बैंकिंग प्रणाली श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग संस्थाओं में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का न होना। एक बैंकिंग प्रणाली तभी श्रेष्ठ कही जा सकती है जबकि आप जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं कार्यरत हैं उनमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ना हो। देखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यदि विद्यमान है तो बैंकिंग संस्थाओं का, बैंकिंग प्रणाली का विकास होगा। लेकिन यदि अनावश्यक रूप से ये प्रतिस्पर्धा करती है तो किसी का भी विकास नहीं होगा, अनावश्यक रूप से इनकी शक्ति का ह्रास होगा। इस प्रकार से बैंकिंग संस्थाओं में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, एक सीमा तक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही विद्यमान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूल्यों में स्थिरता, अर्थव्यवस्था के अनुकूल साख नीति।
यानी कि बैंकिंग प्रणाली तभी अच्छी होगी जब उसके द्वारा जो साख नीति अपनाई जाती है वो देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो। देखिए, बैंकिंग संस्थाएं साख का निर्माण भी करती है, तो जब ये साख का निर्माण करे तो वो देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखे, कब साख का विस्तार करना है, किस समय साख का संकुचन होना चाहिए, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही वो साख का निर्माण करे, तभी अर्थव्यवस्था के अनुकूल कही जा सकती है ये साख नीति। और जब उदार साख नीति अपनानी है तब उदार अपनाए, जब साख का संकुचन करना है तो समय पर साख के संकुचन की नीति अपनाए, तभी देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल कही जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना। बैंकिंग प्रणाली तभी अच्छी कही जा सकती है, सुदृढ़ कही जा सकती है जब वो देश में मूल्यों में स्थिरता बनाए रखे। और मूल्यों में स्थिरता कब बनाए रख सकती है? जब वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करे, साख का संकुचन या विस्तार समय पर करे, तो तभी मूल्यों में स्थिरता बनी रह सकती है। तो इस प्रकार से बैंकिंग संस्थाओं के लिए ये आवश्यक है कि वो मूल्यों में स्थिरता बनाए रखे। नेक्स्ट देखिए, शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना। बैंकिंग संस्थाओं को पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से एक देश में शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना आवश्यक है। केंद्रीय बैंक इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, उनके द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को अन्य सभी बैंकिंग संस्थाएं समय पर मान ले, उनका क्रियान्वयन करे, उनको अप्लाई करे। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक में सभी प्रकार की शक्तियां निहित होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाशोधन गृह एवं धन हस्तांतरण की सुविधाएं। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में समाशोधन गृहों का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। जब समाशोधन गृह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होंगे तो धन हस्तांतरण की सुविधाएं आसानी से प्राप्त होंगी, आसानी से बैंकिंग संस्थाएं अपने साधनों का उपयोग कर पाएंगी समय पर उचित प्रकार से। तो इस प्रकार से वित्तीय साधनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को पर्याप्त मात्रा में समय पर मुद्रा की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से अच्छी बैंकिंग प्रणाली में समाशोधन गृह एवं धन हस्तांतरण की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रशिक्षित कर्मचारी। देखिए, प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना बैंकिंग प्रणाली का सफल संचालन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बैंकिंग प्रणाली के कुशल संचालन के लिए जो कर्मचारी कार्यरत हैं बैंकों में वो प्रशिक्षित हों, उन्हें सभी प्रकार की जो नई तकनीकें अडॉप्ट की जा रही है जो नई तकनीकें उपयोग में ली जा रही हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में जानकारी हो, तभी बैंकिंग प्रणाली सफल हो सकती है। तो इस प्रकार से अच्छी बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता। देखिए, विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। विकासशील देशों में देखिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं होती विकास के लिए, तो उन्हें अपनी तीव्र विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी कोषों की व्यवस्था करना आवश्यक है। और बैंकिंग व्यवस्था एक अर्थव्यवस्था को में वित्तीय संसाधनों को गति प्रदान करती है। तो इसीलिए देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट पूंजी निर्माण में सहायक, एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था ही देश में पूंजी निर्माण कर सकती है। यानी कि विकासशील देशों में जो बचतें अनुत्पादक पड़ी हैं, जो किसी भी प्रकार से उत्पादन कार्य में उपयोग नहीं की हो रही हैं, यदि बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ है तो उन बचतों को एकत्रित करके उत्पादक कार्यों में गतिशील कर सकती है। तो इस प्रकार से पूंजी निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वही है जो नवीन उपक्रमों को आवश्यक मात्रा में समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। देखिए, जो वित्तीय कोष हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं नवीन उपक्रमों के लिए। जब नवीन उपक्रम स्थापित किए जाते हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय उन्हें जनता से बहुत अधिक मात्रा में पैसा प्राप्त हो जाए, अंशों के रूप में या अंश निर्गमित करके वो पैसा प्राप्त कर लें, ये जरूरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो बैंकों पर डिपेंड होते हैं अपनी वित्तीय कोषों की पूर्ति के लिए।
इस सिचुएशन में यदि बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ है तो वो इन नवीन उद्योगों को आसानी से समय पर उपलब्ध वित्तीय आवश्यकताएं, वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवा सकती हैं। तो इस प्रकार से नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था। देखिए उद्योगों के लिए ना सिर्फ लघु समय के लिए यानी कि बहुत कम समय के लिए वित्तीय आवश्यकताएं होती है, बल्कि दीर्घकाल के लिए वित्तीय आवश्यकताएं होती है। तो सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था यदि देश में है तो वो दीर्घकाल के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम होगी। नेक्स्ट देखिए शाखा बैंकिंग का विस्तार। एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं का, बैंकिंग शाखाओं का विस्तार किया जाता है। तो सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वही है जो न सिर्फ विकसित क्षेत्रों में बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में भी शाखाओं का विस्तार करे, ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए। नेक्स्ट पॉइंट है सुलभ मुद्रा नीति, यानी कि जो बैंकिंग संस्थाएं हैं पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं, साथ ही विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में समय पर बहुत सुलभ रूप से, यानी कि जिसमें बहुत अनावश्यक रूप से जिसको बोल सकते हैं पेपर वर्क नहीं हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो, औपचारिकताएं नहीं हो, आवश्यकता के समय तुरंत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। बहुत बार क्या होता है कि कृषक को कृषि के लिए जब वित्तीय संसाधनों की आवश्यकताएं होती है मौसम के समय, फसल के समय, उस समय इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है कि वो समय निकल जाता है, तब तक भी उसे पैसा प्राप्त नहीं होना पड़ता और उसे साहूकार और महाजन के पास पैसा लेने जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था अगर अच्छी है, सुदृढ़ है, तो वो समय पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, और जब वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर हो जाती है तो कृषि का विकास होगा और उद्योगों का भी विकास होगा। तो इस प्रकार से सुलभ मुद्रा नीति उपलब्ध कराती है कुशल बैंकिंग व्यवस्था, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए कुशल प्रबंध। कुशल प्रबंध कब होगा? एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था में यदि कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, अच्छे से अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में उस देश में बैंकिंग व्यवस्था में प्रबंध व्यवस्था बहुत ही कुशल तरीके से कार्य करेंगी। बैंकों में जो बैड डेट्स हैं उनकी सिचुएशन कम हो जाएगी, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुशल प्रबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख सुविधाएं। देखिए उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं तो प्रदान करा दी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है देश में वो है प्राथमिक क्षेत्रों के सामने। प्राथमिक क्षेत्रों को समय पर वित्तीय सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती, उन्हें समय पर वित्त प्रदान नहीं किया जाता। तो यदि बैंकिंग व्यवस्था यदि सुदृढ़ है, कुशल है, तो वो प्राथमिक क्षेत्रों को समय पर साख सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और ऐसी सिचुएशन में प्राथमिक क्षेत्रों का भी विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है धन प्रेषण की सुविधाएं। धन प्रेषण का मतलब है कि धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना, ट्रांसफ़र करना, हस्तांतरण करना। यदि बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है तो आसानी से धन का हस्तांतरण हो सकता है। देखिए आपने पिछले कुछ समय में हमारे देश में भी धन का हस्तांतरण बहुत सरल हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट करना, शुल्क का भुगतान करना ऑनलाइन हो जाता है। एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर कहीं पर बैठकर कभी भी अपने धन का हस्तांतरण कर सकता है। तो इस प्रकार से सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था तभी कही जा सकती है जब इस प्रकार के धन प्रेषण की सुविधाएं उपलब्ध हों, कंज्यूमर, ग्राहक अपने धन का आसानी से हस्तांतरण कर सके। तो ऐसी बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था कहा जा सकता है और देश के लिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था चलन में हो, विकसित हो। तो ये सारे पॉइंट थे जो दिखाते हैं कि एक विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ देखे। इसी के साथ ये टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। बैंकिंग प्रणाली की संरचना में जो और पार्ट बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।